जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। बताइए भाई। चलिए। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग, बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। बढ़िया हैं आप लोग, मज़े में हैं। बताइए जल्दी से, क्या आपने पीछे का रिवीजन किया है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत शानदार। जल्दी से आ जाओ, सभी लाइव आ जाओ। चलिए तो शुरू करें मेरे भाई। सेशन की शुरुआत करें, बताइए। वेदर कैसा है यार? इधर इतनी ठंडी है ना, इतनी ठंडी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हीटर चला रहे हैं रूम में हम लोग, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं ना, जाड़ लग रहा है। हमारे यहाँ जाड़ बोलते हैं। जाड़ लग रहा है, ठंडी नहीं लग रही है, जाड़ लग रहा है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो आज से हम लोग परसेंटेज में शुरू करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। और जो मिसलेनियस सवाल होंगे वो परसेंटेज के कई सारे कंसेप्ट पर आधारित होंगे, जिसमें पर्टिकुलरली हम एक कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, हम मल्टीपल कंसेप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग वैरायटी होंगे क्वेश्चंस के, और हर दूसरा तीसरा सवाल जो होगा वो बदलता रहेगा, जिसमें मल्टीपल वैरायटीज आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है ना? तो चलिए आइए शुरू करते हैं परसेंटेज को लेकर ये मिसलिनियस वाला टाइप। तो सबसे पहला आपके सामने जो है वो सवाल है ये, और इस सवाल को पढ़िए ज़रा। 149 क्या कहा गया है? बोला गया है कि गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी जो मासिक आय है वो 80,000 रुपये है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है, जीपीएफ में 10% भेजती है, बचत खाते में 15% की जो है वो बचत करती है, और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है, हमसे हमारा जो एग्जामिनर है वो ये पूछ रहा है। मैंने कहा यार ये बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ हम आप लोगों को बता दें, जो सिंप्लीफिकेशन की शीट है वो अपलोड हो चुकी है। तो आप लोग एक बार सिंप्लीफिकेशन की शीट देख लेंगे। काफ़ी बच्चे जो है इस बात की डिमांड कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की शीट को लेकर, तो जैसा कि मैंने कहा था आज शाम को अपलोड करवा देंगे, तो आज शाम को जो है वो अपलोड हम करवा दिए हैं। ठीक है, आज ये चलिए तो सवाल देखिए। गीता बाई एन अपार्टमेंट एंड पे ईएमआई फॉर द सेम। हिज मंथली इनकम, हालांकि हर होना चाहिए था बट कोई बात नहीं। हर मंथली इनकम इज रुपीज़ 80,000। शी स्पेंड 15% on her children education, 40% on household core. She sends 10% GPF to GPF and save 15% in the savings bank account and pays the remaining amount as EMI. What amount does she pay as EMI? यहाँ पर हर होगा, हिज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो ये देखो किस तरीके से गीता का खर्चा है। गीता का एक पर्टिकुलर यहाँ पर अपना इनकम है, समझना। वो बेचारी जो भी कमा रही है, कभी भी इनकम अपने आप में कितना होता है, तो इनकम अपने आप में 100% होता है। लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे उसकी एक कमाई है। और इसके कमाई के हिस्से कैसे जाते हैं? क्योंकि देखो ऐसे सवालों में दो तरह का कंसेप्ट होता है। एक ये होता है कि वह अपने टोटल इनकम का कुछ कुछ परसेंट अलग अलग जगह पर खर्च कर रही है, और एक ये होता है कि अपने इनकम का इतना परसेंट खर्च कर दिया, फिर जो बच गया उसका इतना परसेंट कर दिया, फिर जो बच गया उसका इतना परसेंट कर दिया। तो यहाँ पर जो हमें लेकर चलना है वो टोटल का चलना है कि ठीक है, हर मंथली इनकम इज रुपीज़ 80,000। सी स्पेंड 15% ऑन
चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई पर, यहाँ पर बच्चों चिल्ड्रन के एजुकेशन के ऊपर में वह कितना खर्चा कर रही है, तो 15% खर्चा कर रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड, घरेलू सामान में वह कितना खर्चा कर रही है, तो हाउस होल्ड में यहाँ पर वो 40% का खर्चा कर रही है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीपीएफ के ऊपर में कितना दे रही है, तो जीपीएफ के ऊपर में अगर हम बात करें तो 10% का खर्चा है यहाँ पे। कितने के ऊपर में खर्चा है, यहाँ पे 10% का खर्चा है। सेविंग में कितना देने जा रही है, तो सेविंग में यहाँ पर जो है उसका मेरे भाई 15% का उसका सेविंग है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो होता है रिमेनिंग अमाउंट को ईएमआई के तौर पे दे रही है। जो यहाँ रिमेनिंग हो गया वो कहाँ जा रहा है, तो ईएमआई में जा रहा है। अब मेरा मानना यहाँ पर ये है कि ईएमआई की वैल्यू को आप एक बार निकालो ज़रा। ठीक है, तो टोटल इनकम अपने आप में कभी भी जो रहता है वो क्या रहता है, 100% रहता है। इनकम कभी भी अपने आप में कितना होता है, तो इनकम कभी भी अपने आप में 100% होता है। 100% के टुकड़े कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, 15 यहाँ, 40 यहाँ, 10 यहाँ, 15 यहाँ, तो कुल मिलाकर कितना खर्च हो गया, तो बोलोगे सर 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 40 80, 80% खर्च हो चुका है। तो ईएमआई के लिए कितना बचेगा, तो बोलोगे सर अगर 80% चला गया तो ईएमआई के लिए बचेगा 20%। ईएमआई के लिए कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 20% यहाँ पे, 15 15 30 10 40 40 80, 80 खत्म तो 20 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, तो बोला गया ईएमआई का अमाउंट बताओ, ईएमआई का अमाउंट कितना है, और जो दिया गया है वो क्या दिया गया, तो उसकी इनकम दी गई है, यानी इनकम देकर ईएमआई पूछ रहा है। तो ये जो तुम्हारा 80,000 है ये क्या वैल्यू है, तो इनकम का वैल्यू है, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है। कितने का मान है, तो 100 का मान है यहाँ पर। और किसका मान पूछा गया है, तो ईएमआई का मान पूछा गया है, यानी 20 का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है, तो ईएमआई का मान पूछा गया है, यानी 20 का मान पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 16,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 16,000 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है, और ये हमारा मेंस का सवाल है। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर, कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई बता दीजिए। यानी ये हमारा इनकम है, इस इनकम के अलग अलग परसेंट अलग अलग जगह पर खर्च हुए हैं। जो बच गया है वो हमारा 20% है, जिसको हमने ईएमआई के तौर पे दिया है। 100% का मान देकर 20% का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो यहाँ पर ये बता दीजिए। चलिए आइए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल के ऊपर में, तो क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोला गया है। A man spent 30% of his monthly income on rent. C spent 15% on the remaining amount of food. 35% amount on the amount left was used for all other expenses. If rupees 1,62,435 was left with him, then the monthly income was यहाँ पे। ठीक है, क्या कहा गया सवाल में, ज़रा पढ़िए यहाँ पे। तो बोला गया कि एक व्यक्ति ने अपने मासिक आय का 30% किराए के ऊपर में खर्च किया है। उसने जो शेष राशि है उसका 15% भोजन के ऊपर में खर्च किया है। अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए जो है उसने उपयोग किया था। यदि उसके पास 1,62,435 रुपये बचे हुए थे, तो उसकी मासिक जो आय है हमारी, वो हमारी कितनी है, जो उसकी मासिक आय है वो हमारी कितनी है। अब यहाँ पर जो शब्द हर जगह पर इस्तेमाल है ना, वो रिमेनिंग जैसा शब्द इस्तेमाल है। जैसे क्या होता है कि 100 रुपये मेरे पास हैं, मैंने उसमें से 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिया, तो मेरे पास बचा कितना, तो 90। ठीक है, फिर उस 90 का 20% मैंने खर्च कर दिया, यानी 18 रुपये मैंने खर्च कर दिए। 90 का 20% 18 होता है। अब उसमें से अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 72। यानी क्या होता है, हम माइनस करते हैं फिर जो आता है, फिर उसमें से माइनस करते हैं फिर जो आता है। यहाँ पर हमने कहीं पर भी कुछ भी माइनस किया है प्रैक्टिकली, बताओ। क्या हमने ऐसा किया कि पहले 100 में से 15 घटा दिया, जो आया उसका 40%, ठीक है, फिर 40% घटा दिया, जो आया उसका 10%, ऐसा नहीं करते हैं यहाँ पे। हम जो यहाँ पर कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, इनके हम टुकड़े करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो टुकड़ों के अलग अलग प्रतिशत यहाँ पर दिए गए होते हैं यहाँ पे। ठीक है
अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहीं पर भी पूरे सवाल में रिमेनिंग जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं था, इसलिए मैंने कहा दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये टाइप नंबर 1 है, और ये जो हम अर्धशतक लगा रहे हैं 150 अर्धशतक का तीसरा दशक, ठीक है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हर जगह रिमेनिंग शब्द इस्तेमाल है। इस सवालों को हम या तो चेन से कर सकते हैं, चेन मेथड से हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम सीरीज मेथड से कर सकते हैं, हम दोनों से कर सकते हैं। मतलब जो दो मेथड हमने इलेक्शन में सीखा था, हम उन दो मेथड में से किसी से भी इसे अपना सकते हैं, और हम दोनों मेथड आपको बता देंगे ताकि आपको सहूलियत होगी सवाल को बनाने में। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं इसके इनकम को लेके, अगर हम बात करते हैं तो जैसे इसके इनकम को हम कितना मानते हैं, तो इनकम को हम इसका 100x मानते हैं। कितना मानते हैं, तो 100x मानते हैं। उसने स्पेंड किया 30% इनकम को रेंट पे, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका 30% इसने रेंट पे दे दिया। और फिर कहा गया यहाँ पे ठीक है, बोला गया यहाँ पर कि उसने यहाँ पर जो है 30% किराए पर खर्च किया है, और शेष यहाँ पे ये जो शेष शब्द है हिंदी में और इंग्लिश में रिमेनिंग शब्द है, तो बाकी बचे हुए पैसे का 15% उसने भोजन के ऊपर में खर्च किया है। बाकी बचे हुए पैसे का कितना, तो 15% किस पे खर्च किया, तो भोजन के ऊपर में। तो मैंने वही कहा यहाँ पर कि जैसे ये उसका इनकम है, इसका 30% कितना होता है, तो बोलोगे सर इसका जो 30% होता है यहाँ पर 100 का, इसमें से 30% निकाल दो। तो इसका 30% निकाल दो, क्यों निकाल दो, क्योंकि ये उसके रेंट में चला गया। तो जो पैसा रेंट में चला गया उसको निकाल दो। 100 का 30% 30 होता है, निकाल दो, बचेगा कितना, 70 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा मेरे भाई, तो 70 बचेगा। अब उसके बाद 15% जो है खाने का निकाल दो, इसमें से 15% जो है वो खाने का निकाल दो, किसके ऊपर में, तो फूड के ऊपर में। तो मेरे भाई यहाँ पर इस संख्या का 15%, तो 7 का 10% 7 होता है, और यहाँ पर उसका आधा 3.5 होता है, यानी इसमें से 10.5 निकाल दो। इसमें से कितना निकाल दो, 10.5। तो इसमें से 10.5 निकाल दोगे, देखो 70 का 15% आप अगर चाहो आप ऐसे भी गुना कर सकते हो। 70 का 15% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 15 का 7 गुना 105/10 यानी 10.5। तो वही बात है, इसमें से 10.5 घटा देंगे तो 59.5 निकल कर आएगा। ये हमारा इतना एक्स बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला गया बची हुई राशि का 35% सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। ये जो पैसा उसके पास बचा हुआ है, इसमें से जो है उसका 35% निकाल दो। यहाँ पे कितना निकाल दो, 35% निकाल दो, जो कि मेरे भाई सभी खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। तो मान लेते हैं एक्सपेंस के लिए उपयोग किया गया था, ठीक है। और अब उसके पास में इतने रुपए बचे हुए थे, तो यानी उसकी मासिक आय कितनी थी। अब इस मेथड में जाने का नुकसान क्या होता है, आप इसमें से 35% निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर जैसे देखिए इसमें से 30% निकाल के माइनस कर दीजिए, या सीधा इसका 70% निकाल दीजिए। इसमें से 15% माइनस कर दीजिए, सीधा इसका 85% निकाल दीजिए। इसमें से 35% माइनस कर दीजिए, या फिर यहाँ जो बचेगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या बचेगा, इस संख्या का 65%। या तो 35% निकाल के माइनस करो, या सीधा इसका 65% निकालो। तो हम बोलेंगे ये जो तुम्हारा इनकम है 59.5 करके, ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, इसका 65%, और इसका 65% हमारा किसके बराबर है, तो इसका 65% जो है हमारा वो 1,62,435 के बराबर में है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम x को सॉल्व करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, और x का मान निकालने के बाद 100x का मान निकालेंगे। अभी देखते चलो ये मेथड कितना लंबा हो रहा है, पेपर में इस मेथड से कभी नहीं करना होता, लेकिन बस आपको समझाने के लिए जो है हम यहाँ पर इस तरीके का इस्तेमाल किए हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर काटेंगे तो हम यहाँ पर कैसे काटेंगे, देखो 5 से अगर काटोगे तो 13 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में, 13 से काटोगे तो बोलोगे एक बार में 13 हो गया, 32 13 दूने 26, 64 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 13 चौके 52, और उसके बाद में मेरे भाई 123 हो जाएगा, तो 13 9 117 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 13 5 65 हो जाएगा यहाँ पे। और हम बाकी काटना चाहते हैं तो क्या हम और काट सकते हैं, 595 से पूरा का पूरा काट तो सकते हैं, लेकिन पहले हम 5 से काटेंगे एक बार में, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार में, और फिर 9 बार में, और 5 से काटेंगे किसके बारे में, तो 20 बार में। 119 से अगर हम काटेंगे तो 119 हमारा एक बार में 119 होगा, 59 हमारा 595 हो जाएगा, जो कि 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो x का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, 2 × 2 40, और 40 को हमने 105 के साथ में गुना कर रखा है। 105 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आएगा, और ये हमारा x का मान आ जाएगा, तो हमारा जो इनकम है वो हमारा 100x हो जाएगा।
तो 100 इंटू 4200 हो जाएगा हमारा, जो कि हमारे बराबर होगा यहाँ पर 4,20,000 के। किसके बराबर में होगा? 4,20,000 के। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बट याद रखना, जीवन में कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है, कभी भी इस बात पे जो है ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में ना आपको यहाँ डाउट आया होगा, ना आपको यहाँ डाउट आया होगा, ना यहाँ आपको यहाँ, इस पॉइंट पर आपको डाउट आया होगा कि मैंने इसमें से 65% जो है ये क्यों मल्टीप्लाई किया। मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है हर रिमेनिंग, कोई भी पैसा है अगर मैंने उसका 10% खर्च कर दिया तो मेरे पास बचेगा कितना? 90%। ठीक है, मैंने 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 80%। तो वही मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं गंदा सा कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे, समझना मेरी बात को लेकर, या तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, या तो मैं यहाँ पर वाहियात काम करूँ। और कौन सा वाहियात काम करूँ यहाँ पे? कि मेरे भाई हम इतने काम को जो है इस तरीके से ना लिखें, और हम यहाँ पर क्या करें? एकदम वाहियात वाला काम। देखो वाहियात वाला काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है 59.5 का 35% माइनस करने को, तो यहाँ पर अनपढ़ गवाड़ों की तरह मैं यहाँ पर ये काम करूँ कि 59.5 पर कहते हैं 30% निकालें, और उसके बाद में ये जितना भी आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसका मेरे भाई जितना भी वैल्यू आएगा फिर उसको माइनस करेंगे इसके अंदर से और तब लिखेंगे। और नहीं तो हम समझदारों वाला काम करें कि भैया जैसे यहाँ देखो, इसमें से 30% निकालने का मतलब 70% का बचना, तो सीधा इसका 70% निकाल दिया। इसमें से 15% निकालने का मतलब 85% बचना, और देखो यहाँ पर 70 का, देखो यहाँ पर हम ऐसे ही हमने क्या किया है पता है? यहाँ पे देखो हर जगह पर, यहाँ देखो 30% निकालने का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा 100 का 70% निकालना। तो 100 का 70% हमने निकाला है तो हमें कितना मिला है? 70 मिला है। 15% निकालने का मतलब क्या होता है कि 15 निकल गया तो 85 बच गया, तो सीधा हमने इसका 85% निकाला है। आप यहाँ देखो 7 का 5 गुना 35 का 5, 3 पास में, 7 अठे 56 और 3 हमारा 59 हो गया, और 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो हर बार इतना निकाल दिया तो इतना बचा। वैसे ही मेरे भाई इसमें से 35 निकाल दिया तो कितना बचा? 65। तो इस संख्या का 65% ही हमारे इसके बराबर है। अब मुझे लगता है यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा। बट मैंने क्या कहा, इतना करने के बाद में आपको ये पूरा का पूरा मेथड क्रॉस कर देना है। ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बेस्ट वे, ठीक है, हम इसे कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? याद करो, एक क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के अंदर मैं आप लोगों को करवाया था, जहाँ पर मैंने कहा था कि एक लाइब्रेरी में जो है कुछ किताबें हैं, और उन किताबों का फलाना परसेंट जो है यहाँ पर इंग्लिश की किताबें हैं, बची हुई किताबों का इतना परसेंट हिंदी है, बची हुई किताबों का इतना परसेंट फ्रेंच है, बची हुई किताबों का इतना परसेंट क्षेत्रीय भाषा में है। अब बताओ कितनी किताबें ऐसी हैं जो ना ही हिंदी है, ना ही इंग्लिश है, ना ही फ्रेंच है, ना ही क्षेत्रीय भाषा है। यानी वहां पर भी हमेशा रिमेनिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। एक क्वेश्चन मैंने आपको और करवाया था कि एक वायर की लंबाई 810 मीटर है, इतना परसेंट चोरी हो गया, तो बचे हुए का इतना परसेंट मैंने बेच दिया, अब मेरे पास इतना वायर बचा हुआ है, तो बताओ वायर की कुल लंबाई कितनी थी। यानी जहां पर भी कोई भी चीज़ का ऐसा बोध हो कि इतना परसेंट देने के बाद बचे हुए का इतना परसेंट देने के बाद फिर बचे हुए का इतना परसेंट देने के बाद फिर बचे हुए का इतना परसेंट देने के बाद आज मेरे पास इतना बचा है, तो यानी वैसे सवालों में सीरीज़ का प्रयोग करते हैं। यानी इस पूरे सवाल को हम विद इन सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास रफ्तार है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे इनकम को कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। उसके बाद बोला गया 30% उसने रेंट दे दिया, 30% रेंट दे दिया तो बचा कितना? 70%, तो यहाँ 70/100 लिखोगे, ठीक है। फिर 15% जो है खाने में दे दिया, तो 15 खाने में दे दिया तो बचा कितना? 85, तो यहाँ पर 85 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 35% जो है यहाँ पर एक्सपेंस में दे दिया तो बचा कितना? 65, तो यहाँ 65 लिखोगे। और आज यहाँ पर जो अमाउंट है वो बचा हुआ अमाउंट है 1,62,435, बस वो लिखना है। 30 माइनस कर दो इतना आएगा, 15 माइनस कर दो इतना आएगा, 35 माइनस कर दो इतना आएगा, और बस उसके बाद में जनाब आप इसे हल कर लीजिए। ज़ीरो से आप यहाँ ज़ीरो ख़त्म करेंगे और कोई बात नहीं है मेरे भाई। 7 से यदि आप काटेंगे यहाँ पर तो 2 बार में 14 हो जाएगा, 22 का 3 बार में 21, 14 का इतना और 5 बार में इतना, ठीक है। 5 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो 5 से 5 से आपका कितनी बार में कटेगा? 17 बार में, और 5 से कटेगा आपका 2 बार में। 17 से यदि आप काटेंगे तो कितनी बार में होगा? 17 से एक बार में 17, 62 हो गया, 17 का 3 गुना 51, 110 हो गया मेरे भाई, और 17 का कितना हो जाएगा? 17 का जो है मेरे भाई 6 गुना जो है 102 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 5 बार में 85,
65 से अगर हम काटेंगे तो 65 से हमारा कुल मिला के जो है 65 दूना 130, 21 बार में हमारा कुल मिलाकर कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 21 बार में। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू 21 हमारा 42 हो गया है, और मुफ्त में 4 जीरो उसके पीछे में आ जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी हम इस तरीके से सवाल को कर पाएंगे। यदि हम चाहते इसके अंदर में डिजिटल सम का भी प्रयोग करना, तो हम डिजिटल सम का भी प्रयोग जो है वो कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसके अंदर में सभी संख्याओं को ले जाकर डिजिटल सम भी प्रयोग किया जा सकता था। तो हर बार क्या करना होता है? रिमेनिंग में जैसे 30 दिया है तो 100 में से 30 माइनस कर दो, 70 आ जाएगा। 15 दिया है, 100 में 15 माइनस कर दो, 85 आ जाएगा। 35 दिया है, 100 में 35 माइनस कर दो, 65 आ जाएगा। बस यहाँ पर यही काम बचता है। निधि वर्मा, हमने यहाँ पर 65 कैसे आया, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे 100 में से 30 माइनस किया तो 70 आया, 70 से 15 माइनस किया 85 आया, इससे मेरे भाई 35 माइनस करोगे तो 65 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये सवाल ये मेथड जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है, और आप इसे अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सौरभ पाल कहते हैं सर 11 बजे आपकी क्लास होती है कि 11:30 बजे? 11:30 बजे होती है, 11 बजे नहीं होती है। ठीक है, वाह सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, राजेश पाल कह रहे हैं कि सर एएलपी के भी रेलवे के क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। देखिए, मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपका एएलपी का क्वेश्चन ना बने ना, तो मेरे से कहिएगा। जिन क्वेश्चंस के अंदर में टैग नहीं होता है वो रेलवे के, बैंकिंग के, स्टेट एग्जाम्स के, अलग अलग परीक्षाओं के सवाल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परेशान मत होइए, मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके क्वेश्चन को आप सॉल्व ना कर पाएँ। आइए चलिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण और प्यारा क्वेश्चन हो जाता है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के ऊपर में, और इस कंसेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि फ्रेश फ्रूट के अंदर में 60% पानी है और ड्राई फ्रूट के अंदर में 20% पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? देखो, इस सवाल को हम समझाते हैं। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट क्या होता है? जब अभी ठंडी का सीज़न है, तो ठंडी के सीज़न है तो अंगूर मार्केट में बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो अंगूर है मेरे भाई, वो क्या है? तो एक फ्रेश फ्रूट है। क्या है? ताज़ा फल है। ठीक है, उस अंगूर को आप यहाँ पर जो है 4-5 दिन तक उसको धूप में रख दो, वो एकदम सिकुड़ जाएगा, उसका सारा पानी सूख जाएगा, थोड़ा बहुत पानी बचेगा, और उसको 5 दिन और रख दो और सूख जाएगा, और बाद में जो बन जाता है वहीं किशमिश बन जाता है, जिसे हम रेजिन कहते हैं। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता कि जो रेजिन यानी किशमिश होता है वो अंगूर से ही बना हुआ होता है। यानी अंगूर को सुखा दिया जाए तो क्या बन जाता है? किशमिश बन जाता है। यदि आपको वेरिफिकेशन करना है उसका, तो एक काम करो, किशमिश के एक दाने को लेना, एक गिलास पानी में उसको रखना, ग्लास को ढक देना, ढकने की जरूरत भी नहीं है, खुला भी छोड़ देना, और सुबह में जब उठकर रात में रख देना, और सुबह में उठ के जब देखना तो वापस से वो अंगूर बन गया होगा, सारा पानी सूख कर वापस से जो है वो पल्पी हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होता है, यही हमारा कहानी है फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का। इनमें क्या होता है कि जैसे मानो ये फ्रेश फ्रूट था मेरे भाई, एक अंगूर था, और सिकुड़ने के बाद में ये क्या हो गया? तो एक किशमिश हो गया है। ठीक है यहाँ पर क्या हो गया दोस्त? इसमें यहाँ पर क्या था? तो 80% जो है यहाँ पर क्या था, ये ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि जो अगर बात करें तो यहाँ 80 ग्राम क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 80 ग्राम जो है इसके अंदर में पानी था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है पल्प की बात करें, गूदे की बात करें, तो 20 ग्राम इसके अंदर में गूदा था। ये किसकी बात कर रहे हैं? तो अंगूर की बात कर रहे हैं, ग्रेप की बात कर रहे हैं। अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप कहते हैं। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? तो रेजिन की बात कर रहे हैं, किशमिश की बात कर रहे हैं। रेजिन में कहानी क्या होगा? तो रेजिन में कहानी ये होगा, वाटर हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर 5 ग्राम हो, और यहाँ पर जो है ठीक है, पल्प जो इसके अंदर रहेगा वो पूरा का पूरा 20 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई? तो 20 ग्राम रहेगा। यानी क्या होता है कि अंगूर सूख कर जब रेजिन बन जाता है ना, तो जितना गूदा पहले था उतना ही गूदा इसके अंदर में अब भी रहता है। बस जो चेंज आता है वो किसके अंदर में आता है? तो जो चेंज आता है वो पानी के वजन में आता है। गूदे का जो वजन रहता है ना वो सेम रहता है। गूदे का जो वजन रहता है मेरे भाई यहाँ पर वो सेम रहता है, गूदे का वजन कभी नहीं बदलता। तो एग्जामिनर यहाँ पर जो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का आप लोगों को कंसेप्ट देता है, उसमें सवालों को ऐसे ही घुमाने की वो कोशिश करता है। वो कभी भी यहाँ पर जो है, अब देखो क्या क्वेश्चन देता है वो हम आपको वो भी समझा देते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर जो है इस कंसेप्ट
कंसेप्ट से रूबरू होना है। और यहाँ पर जो सीखने वाली बात है यहाँ पर वो यही सीखनी है कि सर चाहे फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, जो गूदे का वजन होता है ना सर वो फिक्स होता है, वो सेम होता है और वो कभी नहीं बदलता है सर। गूदे का वजन जो होता है वो सेम होता है, फिक्स होता है, वो नहीं बदलता। एग्जामिनर वजन के ऊपर कभी बात ही नहीं करता। एग्जामिनर किस चीज़ के ऊपर में बात करता है वो भी हम आपको समझाते हैं। तो यानी जो अभी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? तो आप यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट का जो है यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंसेप्ट के बारे में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो हम यहाँ बोलेंगे सर एक बार है ना आप यहाँ पर सबका परसेंटेज देख लो। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बार पानी देख लो कितना परसेंट है और यहाँ देख लो पानी कितना परसेंट है। तो यदि मैं पानी का परसेंट निकालने जाऊँगा या एक तरीके से मैं यहाँ पर जो है वो गूदे का परसेंट निकालना चाहूँगा कि भैया यहाँ पल्प की हिस्सेदारी कितनी थी, पल्प कितना परसेंट था, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि सर परसेंटेज देखो यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं तो पल्प का वजन हमारा कितना है 20 और पूरे अंगूर का वजन कितना है, तो बोलोगे सर 100 ग्राम। तो 20/100 इंटू कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो गूदा है वो कितना परसेंट है, तो गूदा 20% है। अगर गूदा 20% है तो बाकी 80% कौन है, तो 80% जो है वो हमारा पानी है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम पल्प का वजन देखने जाएंगे तो यहाँ पर जो पल्प का वजन हम परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे पल्प का वजन 20 ग्राम है और पूरा क्वांटिटी कितना है, तो पूरा 25 ग्राम का मटेरियल है। इनटू अगर हम करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 100%, तो पता चलेगा यार गूदा तो यहाँ 80% है। यानी देखेंगे इस बात को लेकर वहीं पल्प यहाँ 20% था, वहीं पल्प यहाँ 80% था। तो पल्प के जो परसेंट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कभी 30%, कभी 40%, कभी 50%, कभी 60%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई जो उनका वजन है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो पल्प का वजन यहाँ था वहीं पल्प का वजन यहाँ रहेगा। यानी कहने का मतलब पल्प का वजन यहाँ फ्रेश फ्रूट के अंदर में और पल्प के वजन को यहाँ पर ड्राई फ्रूट के अंदर में हमें क्या करना होता है, बराबर। जो अल्टीमेट हम काम करते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, तो पल्प के वजन को मेरे भाई फ्रेश के अंदर में, पल्प के वजन को किसके अंदर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पल्प के वजन को यहाँ पर फ्रेश फ्रूट के अंदर में। फिर से रिपीट करता हूँ, पल्प का जो वजन है मेरे भाई फ्रेश फ्रूट के अंदर में और पल्प का वजन जो है वो ड्राई फ्रूट के वजन में। तो ड्राई फ्रूट में या फ्रेश फ्रूट में पल्प का वजन और ड्राई फ्रूट में पल्प का वजन दोनों हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। दोनों हम क्या करते हैं, तो बराबर करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है मेरे भाई, समझना इस बात को लेकर, ठीक है, कि ये वजन हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे पल्प का वजन निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पूरा क्वांटिटी कितना है, तो पूरा क्वांटिटी 100 ग्राम का है। उस 100 ग्राम के क्वांटिटी में पल्प का वजन कितना है, तो 20%। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पल्प का वजन कैसे निकालना होगा, तो पूरी क्वांटिटी कितनी है, 25 ग्राम है और उस 25 ग्राम का कितना मेरे भाई, तो 80%। 25 ग्राम का कितना, 80%। आप निकाल कर मेरे भाई देख लो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 20 ग्राम आ रहा है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है ये भी हमारा 20 ग्राम आ रहा है। यानी हम फ्रेश फ्रूट के वजन को देखो, फ्रेश फ्रूट के टोटल वजन से हम यहाँ पर जो है पल्प के परसेंट को गुना करते हैं और ड्राई फ्रूट के टोटल वजन से हम ड्राई फ्रूट के परसेंट को गुना करते हैं, तो हमारा इनका वजन आता है जो कि क्या होता है, बराबर। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो बस इतना बोलेंगे कि आप एक काम करना, फ्रेश फ्रूट में जो है पल्प का वजन निकालना, ड्राई फ्रूट में पल्प का वजन निकालना और बराबर कर देना। नोट में कॉपी में क्या लिखोगे, तो नोट में कॉपी में बस मेरे इतने ही शब्द को लिखना कि सर ने कहा था जीवन में हम कभी भी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाले सवालों को देखेंगे तो फ्रेश फ्रूट में जो पल्प का वजन होगा वो निकालना है, ड्राई फ्रूट में जो पल्प का वजन होगा वो निकालना है और दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। अब जैसे आप इसी सवाल में यहाँ देख लीजिए दो तरह के फ्रूट हैं। एक यहाँ पर फ्रेश फ्रूट है जिसके अंदर में 60% वाटर है, तो मान लेते हैं यहाँ पर फ्रेश फ्रूट है, वाटर इसके अंदर कितना परसेंट है, तो बोलोगे 60%। तो इसका मतलब पल्प ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, तो 40%। अगर 60% पानी है तो 40% पल्प है। दूसरा जो सिकड़ा हुआ मेरे भाई ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट के अंदर में जो है पानी कितना है, 20%। अगर इसके अंदर में पानी हमारा 20% है तो मेरे भाई पल्प हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 80% होगा। सर कितना होगा, तो 80% होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हाउ मेनी ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, इसका वजन 100 kg है।
इसका वजन कितना मान लेते हैं, x केजी है। तो बोला गया यहाँ पर 100 केजी के फल से कितना केजी जो है सूखा फल निकाला जा सकता है। 100 केजी के ताजे फल से कितना केजी सूखा फल निकाला जा सकता है। यहाँ पर जो है फ्रेश का वजन, पल्प का वजन निकालो। तो बोलोगे पूरे फल का वजन कितना है, 100 किलो, और उस 100 किलो में पल्प का परसेंटेज कितना है, 40%। तो 100 किलो का 40% जो होगा वो किसके बराबर होगा, पल्प के वजन के बराबर। 100 किलो का 40% पल्प का वजन। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पूरे फल का वजन x किलो है, और x किलो का कितना परसेंट, तो x किलो का 80% जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो सूखे फल के वजन के बराबर। यानी यहाँ पर सूखे फल में पल्प के वजन, ठीक है। ताजे फल में पल्प का वजन ऐसे निकलेगा, सूखे पल्प में पल्प का वजन ऐसे निकलेगा। ताजे फल में निकालने के लिए ताजे फल की क्वांटिटी लेनी होगी और पल्प का परसेंट लेना होगा। सूखे फल में सूखे फल की क्वांटिटी लेनी होगी और पल्प का परसेंटेज निकालना होगा। तो ताजे फल में कितना पल्प था, तो ताजे फल की संख्या का हमने कितना निकाल दिया, 40%, ठीक है। यहाँ पे ताजे फल की संख्या का 40%। सूखे फल में पल्प का वजन कितना था, तो सूखे फल की संख्या का 80%। बस मेरे भाई सवाल बन गया, 100 से 100 खत्म, 40 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कितनी बार में, तो 50 बार में। तो x का जो मान आएगा वो बराबर होगा किसके, तो x का जो मान आएगा वो बराबर होगा हमारे 50 केजी। किसके बराबर होगा, तो 50 केजी के। किसके बराबर होगा, तो 50 केजी के। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। मजा आ गया सर, बस यही काम करना होता है और कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। बस यहाँ पर ताजे फल इंटू उसका परसेंट, सूखा फल इंटू उनका परसेंट, काम खत्म मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन प्यारा सा, और आप वो बना सकते हैं, उड़ा के फेंक सकते हैं इनफैक्ट। यहाँ पे ताजे फल में 50% पानी है, तो वह यहाँ पर 50% पानी है, तो पल्प कितना होगा, तो 50% हमारा पल्प होगा, ठीक है। और यहाँ सूखे फल में 10% पानी है, तो 10% पानी है तो पल्प कितना होगा, 90% पल्प होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बोला गया है 180 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ताजे फल की मात्रा एक तरफ लिखो, सूखे फल की मात्रा एक तरफ लिखो। ताजे फल में पल्प कितना परसेंट है, तो 50% पल है, तो यहाँ ताजे फल का 50% एक तरफ लिखो। सूखे फल में पल्प कितना है, 90%, तो सूखे फल का 90% एक तरफ लिखो। ताजे फल में पल्प का परसेंट, सूखे फल में पल्प का परसेंट निकाल दिया। ये हमारा पल्प का क्वांटिटी, ये पल्प का क्वांटिटी, जो कि होगा बराबर। 100 से हमारा 100 खत्म, 90 से हमारा कितनी बार में खत्म, 2 बार में। 50 का दोगुना 100 आता है, x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए, क्लियर है, बताइए भाई। बहुत शानदार, बी फॉर बहुरानी, यही हुई ना बात, बी फॉर बहुरानी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बी फॉर बहुरानी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा ताजे फल और सूखे फल से निकलते हैं और मेरे भाई बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। बाकी चीज़ों को हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। सर आपको एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत भी बढ़िया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लव यू। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे मोहन भैया के पास चलते हैं, ये सवाल क्या दे रहे हैं वो देखो। मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है और जबकि सोहन अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों का जो समान वेतन मिलता है, दोनों का जो वेतन है वो समान है और सोहन इतने रुपए बचाता है, तो मोहन की बचत क्या होगी। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, यहाँ पर जो है सोहन जो दिया गया है ना, तो 22% की वैल्यू दी है, 1498। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हैं। बोलोगे सर कैसे, देखो मोहन जो है 14% सेव कर रहा है, सोहन 22% सेव कर रहा है, ठीक है। और दोनों को सेम सैलरी मिलती है, कहने का मतलब यहाँ पर जो है दोनों की सैलरी हमारी कंपनी में मिल रही है 100x, ठीक है। अब यहाँ पर मोहन की सेविंग अलग है, सोहन की सेविंग अलग है। मैं आपको समझा देता हूँ, ये मोहन है
और ये सोहन है। मोहन भी 100 रुपया कमा के लेके आता है, लेकिन जब सेव करने की बात आती है तो 14% सेव करता है, यानी संख्या का 14% कितना हो जाएगा, 14x। सोहन की जब बात आती है तो इसका 22% सेव करता है, यानी कितना, तो 22x। क्वेश्चन में देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है सोहन जो भैया हैं यहाँ पे, इनकी सेविंग दी गई है 1540 रुपये, और यहाँ पर मोहन भैया का सेविंग जो है ये पूछा गया है कितना है। यानी वही बात है, जो ये मान दिया गया है वो 22x का मान है और हमें 14x का मान पता करना है। तो हम बोलेंगे यार ये 1540 जो है ये कितने का मान है, तो बोलोगे 22% का, यानी 22x का। और पता कितने का करना है, तो 14x का। ठीक है, x तो फालतू का ही हम लेके चल रहे थे, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। 22 से काटोगे तो 70 बार में 14 सत्ते 98, यानी 980 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने इतने शॉर्ट में कैसे किया, मैंने ये सब ड्रामेबाजी की ही नहीं यहाँ पे, मैंने ये सब लिखा ही नहीं। मैंने अपने मन में मान लिया भाई जब दोनों की सैलरी बराबर है तो दोनों 100% ही कमा रहे होंगे। ठीक है, उसमें इसकी सेविंग 14 की होगी, इसकी सेविंग 22 की होगी, यानी ये जो दिया गया है ये कितने का मान है, तो ये जो दिया गया है वो 22% का मान है, इसीलिए मैंने इसको 22 से डिवाइड कर दिया था। और जो पूछा गया था वो किसका मान था, 14 का, तो मैंने इसे 14 से गुना कर दिया था। मन में ही मैंने इसको 70 बार में काट लिया था और 14 सत्ते 98 यानी 980 हमने कर दिया था, और वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऋतिक जायसवाल बच्चे, यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन की वीडियो को शुरू से देखो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप सिंप्लीफिकेशन को बीच से अटेंड कर रहे हो और रिवीजन उसके अंदर में नहीं कर रहे हो। अब शायद पूरे यहाँ पर कम से कम 10,000 20,000 बच्चे हैं बैच में, और उतने बच्चों की संख्या में आप पहले स्टूडेंट हो जो कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेरे भाई कंसेप्ट में नहीं है, वीडियो में नहीं है, आपके अंदर है। शायद आप सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन को। एक आधा क्वेश्चन आपको यहाँ पर टफ लगा तो आपने जो है यहाँ पर सोचा कि अरे छोड़ो हटाओ, क्या करें क्यों करें। ठीक है, तो ये शायद आपकी गलती है। इग्नोर मत करिए, कम समझ में आता दोबारा पढ़िए, क्या परेशानी है। ठीक है, एक बच्चा तब से पूछ रहा है मैथ्स के लिए कौन सी किताब से क्वेश्चंस लगाएं। तो मेरे भाई हमारे सीजल वेरियर की जो किताब है आप उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। मैंने हमेशा कहा है पढ़ना है तो ब्रह्मास्त्र किताब से पढ़ो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सीजल वेरियर से करो। और अगर एक आधा दिन वेट कर सकते हो तो 10-15 दिन वेट करो, सीजल वेरियर का हम सेकेंड एडिशन लाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उनके अंदर में, वहाँ से प्रैक्टिस करना वो सही रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट एंड सम आर डॉग, ईच कैट टेक 7 बिस्किट एंड ईच डॉग टेक 9 बिस्किट। इफ 355 बिस्किट आर ईटन बाई 45 एनिमल, फाइंड द नंबर ऑफ कैट एंड डॉग। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। अगर 355 बिस्किट 45 जानवरों द्वारा खाया जाता है तो बिल्ली और कुत्तों की जो संख्या है वो ज्ञात करिए कि वो संख्या हमारी कितनी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई हम कैसे बनाएंगे। एक बच्चा कहता है नोटिफिकेशन नहीं आता। अब तुम छोटे बच्चे हो ना यार, तुम्हारा हाथ पकड़ के क्लास में बिठाना पड़ेगा तुमको कि चलो बाबू क्लास का टाइम हो गया है, उठो ज़रा पढ़ने निकलो, चलो बस्ता बस्ता उठाओ। तुम गजब बतियाते हो यार। क्लास का टाइम फिक्स है 11:30 6:30 मेरे भाई, बस यही 2 टाइम है, तो उसमें नोटिफिकेशन क्या भेजना। बताइए, सीधा क्लास में आइए आप यहाँ पे, इसमें भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए? मतलब उससे बात करने के लिए नोटिफिकेशन आता है क्या मोबाइल में कि चलो उठो नोटिफिकेशन आ गया, बात करने का टाइम हो गया है? तो फिर क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए? बताइए सर। हाँ सर, आपको भी नोटिफिकेशन चाहिए क्या है? काय बात का डेडिकेशन है? इस हिसाब से तो तुमको एसएससी वालों को बोलना चाहिए कि नोटिफिकेशन भेजो, एडमिट कार्ड आ गया, नोटिफिकेशन भेजो, पेपर देने जाना है, नोटिफिकेशन भेजो, सुबह उठ के जल्दी जाना है। हैं, भौकाल आदमी हो भाई। आ जाओ, अब इस सवाल को बनाने के लिए आपके मन में कितने तरह के मेथड सूझ रहे हैं? हम इन सवालों को कई तरह के मेथड से बना सकते हैं। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, और लास्ट में जो मैं मेथड बताऊंगा ना, दिमाग का धागा खोल के रख देगा। ऑनेस्टली बता रहे हैं, ऐसा खतरनाक, ऐसा ज़बरदस्त मेथड होगा, मतलब बोलोगे सर मज़ा आ गया, यही चाहिए था। लेकिन वो कब बताएंगे? लास्ट में। उसके पहले क्या कराएंगे? बेसिक, ताकि क्या हो, आपकी जड़ें मजबूत हों, आप चीज़ों को सीखें, आप बेहतर तरीके से समझें, और जो आप बचपन में पढ़ते थे आप उसको अभी से रिलेट कर पाओ कि अभी कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन वाली ही तो कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। यहाँ पे हर एक बिल्ली जो है यहाँ पर 7 बिस्किट खाती है, हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है।
ठीक है, हर एक बिल्ली कितनी खाती है? 7 बिस्किट। हर एक कुत्ता कितना खाता है? 9 बिस्किट। तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, मान लेते हैं, ले लेते हैं कि बिल्लियों की जो संख्या है यहाँ पर वो कितना है? तो बिल्लियों की संख्या हमारी x है, और कुत्तों की संख्या हमारी कितनी है? तो मेरे भाई कुत्तों की जो संख्या है यहाँ पर, ठीक है, डॉग नहीं होगा, डॉग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? डॉग, DOG, डॉग यहाँ पे। उसकी संख्या y है। तो जैसे पहले सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, ठीक है, तो अगर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और टोटल x बिल्लियां हैं तो कितना खाएगा? 7 इंटू एक्स। जैसे एक बिल्ली 7 खाती है तो दो कितने खाएंगे? 7 इंटू टू। तीन कितने खाएंगे? 7 इंटू थ्री। चार कितने खाएंगे? 7 इंटू फोर। तो x लोग कितने खाएंगे? 7 इंटू एक्स। उसी तरीके से एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है तो वाई कुत्ते कितना खाएंगे? तो वाई कुत्ते 9 वाई खाएंगे। तो 7x प्लस 9y, ये इतने बिस्किट खा रही है और ये इतने बिस्किट खा रहा है। दोनों के बिस्किटों की संख्या हमारी कितनी हो गई? तो 455। ठीक है, 455, 355, 355 है यहाँ पे, तो 355 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डेटा दिया गया वो ये दिया गया है कि कमरे में जो कुल जानवर हैं वो कितने हैं? 45 हैं। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे अगर 355 बिस्किट 45 जानवरों द्वारा खाया जाता है, यानी कहने का मतलब बिल्लियों की संख्या और प्लस कुत्तों की संख्या मिलाकर कितना है? तो 45 है। याद रखना ये मेथड नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है? मेथड नंबर 1 है। मैंने कहा ना मेथड नंबर 3 बताएंगे तो बोलो गजब सर, मजा आ गया, लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर बचपन में जैसे करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, वो करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करके खत्म करो या x को खत्म करो, y का मान निकलेगा, y को खत्म करो, x का मान निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भैया देखो x को खत्म करते हैं, यहाँ पर 7x है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, और तब क्या करेंगे? माइनस। तो 7x में से 7x चला गया, कितना बचा? 0। 9y में से 7y चला गया, कितना बचा? 2y। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? तो 355, और उसमें से क्या माइनस करना है? 45 का 7 गुना, 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 3 हमारा 31, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 40। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 40। तो 2y का मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी इसमें से इतना घटाया खत्म, इसमें से इतना घटाया खत्म, इसमें से इतना घटाया खत्म। 2y का मान कितना है? 40। 2y का मान कितना है? 40। तो यहाँ पर y का मान कितना होगा? 20। y का मान कितना होगा? 20। तो y का मान अगर हमारा 20 होगा, तो y का मान अगर हमारा 20 होगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अगर y का मान हमारा 20 होगा तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं? बताओ x का मान कितना है? हाँ जी सर, x का मान कितना है? x का मान ही नहीं होता भाई, जो चली गई चली गई, बात खत्म। यहाँ पे उसकी क्या वैल्यू? भाई जो रहता है जीवन में उसी की वैल्यू होती है ना। अब जो तब छोड़ के गई थी तो उसकी क्या वैल्यू रखें हम? बताओ, रखते हो? कूट देगी अभी उसके सामने बोलोगे तो। ठीक है, हम कह सकते हैं, तुम नहीं। तुम अभी प्रेजेंट में जी रहे हो, हम एक्स जी चुके हैं, समझ रहे हो बात को? हाँ ठीक है, गुड बॉय। तो यहाँ पर x का कोई मान नहीं होता, हालांकि गणित है तो x का मान निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ पर वो बात है, y का मान कितना है भैया? 20 है। x प्लस वाई को जोड़ने पे 45 आता है, तो हम बोलेंगे सर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा किसके? 45 के। तो x का मान कितना होगा? 45 माइनस 20 यानी 25। तो यहाँ पर जो है पहले बोला गया बिल्ली की संख्या फिर कुत्तों की संख्या, तो बिल्ली की संख्या फिर कुत्तों की संख्या, तो 25 और 20 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। कई बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी टिक मार देते हैं, और मिलते मिलते 3 नंबर कट जाते हैं उनके, 4 नंबर कट जाते हैं, 4 नंबर, 3 आने के और 1 जाने के। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है? ऐसे करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो हमने आपको बचपन से रिकॉल करवाया कि भैया जो है बचपन में तुम ऐसे किया करते थे। अब हम आपको बताते हैं कि इस सवाल को आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। छोड़ो मेथड 2 को, सीधा यहाँ पर जो है एक स्मार्ट अप्रोच ही बताते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे सवालों को बनाया कैसे जाता है। फिर बोलोगे सर गजब। अब एक बात बताओ, इस कमरे में फिक्स हैं जानवर है, ठीक है, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। ठीक है, इतना पता है कि यहाँ पर बिल्ली जो है वो कितना बिस्किट खाती है? 7, और कुत्ता कितनी बिस्किट खाता है? 9। यानी दोनों ज्यादा से ज्यादा कितने खाते हैं? ठीक है, तो बोलोगे सर 7।
ठीक है, यानी प्रत्येक कुत्ता 7 और प्रत्येक बिल्ली 7, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, या ऐसे समझ लो इनमें जो छोटा वाला वैल्यू है वो यहाँ पर। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, जैसे मानो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसी कमरे में सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ उधर बैठा है, इधर बैठा है, उधर बैठा है, इधर बैठा है, मैंने सब किसी को 7-7 बिस्किट दे दिया और मैंने कहा यार जिसका हिस्सा हो गया ना वो निकल जाओ। तो इस कमरे से कौन निकल जाएगा? पहले सारी की सारी बिल्ली लोग निकल जाएगी। काहे? वो लोग वेट थोड़ी करेगा, वो लोगों को मिलना कितना था? 7। मिल कितना गया? 7। तो बैठे क्यों? निकलो यहाँ से फिर, ठीक है। बेचारा कुत्ता लोग यहाँ बैठा रहेगा, काहे? बोलेगा सर 9 मिलना था, 7 को दिए हैं, 2 गो बाकी है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो मेरे पास में 355 बिस्किट हैं। मैंने कहा मेरे कार्टन में 355 बिस्किट हैं। यदि इस कमरे में हर जानवर को मैं 7-7 बिस्किट में दे देता हूँ, तो 45 जानवरों के अंदर मैंने कितना बिस्किट बाँच दिया है? तो 45 जानवरों के अंदर 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 3 31, मैंने 315 बिस्किट बाँट दिए हैं। कितने बाँट दिए? 315। अब मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 40। तो इस कमरे में हर जानवर को मैंने 7-7 बिस्किट दे दिया। सारे जानवर अपना अपना बिस्किट लेके जो है बैठे हुए हैं। मैंने कहा जिसको जिसका कोटा पूरा हो गया, ऐसे समझो राशन वाले दुकान पे हो, जिसका कोटा पूरा हो गया वो चलते बनो। सारी बिल्लियां उठ के कमरे से चली जाएंगी। अब इस कमरे में कौन बैठा है? कुत्ते। और मेरे पास बिस्किट कितने हैं? 40। कितने बिस्किट बचे हुए हैं? 40। अब ये किसको देना है? कुत्तों को। हर कुत्ते को कितना बिस्किट देना है? 2-2 देना है, क्योंकि 7-7 तो दे चुके हैं, तो देंगे कितना मेरे भाई? 2-2 बिस्किट देंगे। तो अब हर कुत्ते को 2-2 बिस्किट देंगे, तो क्या यहाँ पर सीधा डॉग का संख्या नहीं निकल जाएगा? बोलोगे 40 बिस्किट हैं, हर कुत्ते को 2 बिस्किट देने हैं, तो सीधा सीधा डॉग का संख्या कितना निकला? 20। और अगर डॉग 20 हैं और पूरे के पूरे 45 हैं, तो बिल्ली कितनी होगी? 45 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बात खत्म। तीसरा जो मेथड था, मतलब यहाँ जो नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 2 की बात करें, तो वो ऑप्शन था, ठीक है, कि सीधा ऑप्शन में यहाँ जोड़ के देखो, 25 और 20 45 हो गया, और यहाँ 25 का 7 गुना और 20 का 9 गुना बराबर 355। ये था वो, ठीक है। तो ये कॉमन मेथड होता है, ये बड़ा काम में आता है। इसको हम यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट वे है, सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर 7% का इंटरेस्ट दिया, दूसरे ने 9% का इंटरेस्ट दिया, और सबका पैसा इसके में बराबर। तो क्या करते हैं, छोटी वाली वैल्यू जितना होती है हम दोनों का उतना परसेंट निकाल लेते हैं। यहाँ 7 था तो हमने दोनों को 7-7 दे दिया। पूरे कमरे में यहाँ पर बैठे सभी जानवरों को 7-7 बिस्किट दे दिए। तो 45 जानवरों को 7 बिस्किट दिया, तो 315 दे के विदा कर दिया। बोला जिनको जिनका मिलना था हिस्सा वो मिल गया, तो चलो उठो यहाँ से, निकलो बाहर। सारी यहाँ पर बिल्लियाँ निकल के चली गई। हमने को 7 मिलना था, हमें 7 दे दिया, बात खत्म, यहाँ पे बचा ही नहीं। अब मेरे पास मात्र 40 बिस्किट बचे हुए हैं, सारे कुत्ते यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हमको 2-2 चाहिए। तो 40 बिस्किटों को 2-2 के हिसाब से मैं कितने कुत्तों में बांट पाऊंगा? तो 20 कुत्तों में, यानी कुत्तों की संख्या 20 थी और यहाँ बिल्लियों की संख्या 25 थी। बात खत्म। हेड और लेग वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें का कराता हूँ। कुत्तों और बिल्लियों वाली जो हमारे क्वेश्चन है, क्या और होंगे हमारे पास में? बड़ा मुश्किल है यार, ऐसा सवाल जल्दी मिलता नहीं है ना। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड सच टाइप क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। मुश्किल है भाई, नहीं मिलेगा यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हालांकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता भी है, लेग्स वाले जो सवाल रहते हैं वो भी हमारे जो है वो ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और अगले सवालों को देखते हैं यहाँ पर कि अगला सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए, क्लियर है सर, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, बहुत शानदार। यही होता है भाई, देखो ये एक्स वाई और इन चक्करों में मत पड़ो, हर किसी को एक कॉमन वैल्यू दे दो, हर किसी को तुम यहाँ पर 7-7 दे दो, बस मेरे भाई यहाँ पर उतना ही कहानी है, ठीक है। आओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 155 क्या कहा गया है। अनुजा के पास संपत्ति का इतना हिस्सा है, यदि उसका 30% संपत्ति की कीमत जो है वो इतना है, तो उसके 45% संपत्ति की कीमत जो होगी वो कितनी होगी? इफ अनुजा ऑन 66 sold to by इतना परसेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी, 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन इज वर्थ रुपीज इतना, व्हाट इज 45% वैल्यू? 30% का मान दिया है, 3 चौके 12, 2 बार में और 3 बार में, तो 2 बार में जाएगा तो ये कितना होगा? 125 का 3 गुना 300, यहाँ पर 15 का 2 गुना 15 का 3,
30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शोन इज इतना 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो 45 तो उसकी यहाँ पर नहीं होगा। देखो हिंदी में यहाँ पर है ना, हिंदी में गड़बड़ है। हिंदी में यहाँ उसकी शब्द को जबरदस्ती लाया गया है। यहाँ पर सिर्फ 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी ये पूछा गया है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर जो है हम क्या बोलेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा, समझिएगा मेरी बात को लेकर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अनुजा ऑन इतना % ऑफ ए प्रॉपर्टी। क्या इस फ्रैक्शन से आप रूबरू हैं? तो बोलेंगे हाँ सर रूबरू हैं। कितना मान है इसका? तो 2/3 मान है। कितना मान है? तो 2/3 मान है। तो अगर हम बात करते हैं तो अनुजा जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है, जैसे मानो यहाँ पूरी प्रॉपर्टी को हमने कितना मान लिया, तो यहाँ पर टोटल प्रॉपर्टी को जो हमने मान लिया वो हमने x मान लिया। टोटल प्रॉपर्टी को हमने कितना मान लिया? तो टोटल प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर हमने x मान लिया है, ठीक है। अब ये हमारी टोटल प्रॉपर्टी है। इस टोटल प्रॉपर्टी का हम कितना ऑन करते हैं? तो 2/3 हम ऑन करते हैं, ठीक है। फिर बोला गया जो प्रॉपर्टी को तुम ऑन कर रहे हो उसका 30%, इस पूरे प्रॉपर्टी का कितना %? तो पूरे प्रॉपर्टी का 30%। पूरे प्रॉपर्टी का कितना? तो 30% बराबर है यहाँ पर किसके? तो देखो पूरे प्रॉपर्टी का 2/3 और उस 2/3 का 30% जो है वो बराबर है हमारे 125,000 के, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए कि अनुजा के पास संपत्ति का इतना हिस्सा है, अनुजा के पास संपत्ति का इतना हिस्सा है, और यदि उसके हिस्से का 30% हमारा इसके बराबर में है तो इससे हम क्या निकालेंगे? पहले x का मान निकालेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे दोस्तों? पहले x का मान। फिर से कहता हूं x का कोई मान नहीं होता है। x का तो नाम सुनते नफरत हो जाता है। 2 से काटो 5 बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 से 5 बार में। अब अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर फिर से निकालना पड़ेगा। दुख ही दुख है जीवन में। 5 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, और ये हमारा 000 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? पूरे संपत्ति का मान निकाल दिया कि हमारे पास में पूरी संपत्ति है कितनी, ठीक है। अब मेरे पास पूरी संपत्ति का मान आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है 45% संपत्ति की कीमत कितनी होगी, 45% वैल्यू कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है भैया 45% निकालना है, तो यहाँ पर क्या हम करेंगे? तो यहाँ पर जो है हम 45% निकालेंगे। किसका? तो इस संख्या का। 625,000 का कितना %? 45%। कैसे होगा? तो इतना इंटू 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है भाई। यहाँ पे अब देखो यहाँ पर एक तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0, और 5 को 5 से गुना करने पे क्या का स्थान 5। 50 से कौन सा ऑप्शन है? तो 50 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। किसने कहा तुम्हें इतनी मेहनत करने को? किसी ने कहा क्या? यहाँ पर ये बताओ। अब आपके पास दिमाग नहीं होगा तभी ना यहाँ पर आप जो है यूनिट डिजिट को चेक नहीं करोगे। हमारे पास है, हमने चेक किया, हमारा एक 0 बच गया। 5 को 5 से गुना करने पे क्या का स्थान 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। बाकी फुर्सत है आपके पास में तो बैठिए गुना करिए। मेरे पास में तो नहीं है क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स भी अटेम्प्ट करने हैं। मैं ये सोच के चलता था परीक्षा में कि मैथ्स को कम से कम समय में निपटाएंगे तभी तो बाकी लोगों को समय दे पाएंगे। मैथ्स में ही मेरी रफ्तार नहीं है तो बाकी तो पेपर ही खराब हो जाएगा मेरा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ो यहाँ पे, और अगले सवाल को देखो क्या कहा गया है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिया था, अगर आपको पता होगा तो। शुरू में ही मैंने करवाया था, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा से करवा देता हूँ, ठीक है। कहा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश का 60% बढ़ा दिया जाता है, हर में 40% बढ़ जाता है, तो परिणामी भिन्न 16/63 है। मूल भिन्न क्या होगा? न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 60%, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 140 या 40। तो जैसे मानो ये न्यूमरेटर है, ये अपने आप में 100 था, हमने जो है बढ़ा दिया 60%, तो 100 में 60 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 160 हो गया। ये डिनोमिनेटर था, हर था, और हर को हमने 40% से बढ़ाया, यानी ये अपने आप में 100 था, इसमें 40 बढ़ा दिया तो 140 कर दिया। और अब जो परिणामी भिन्न आ रहा है वो 16 बटे कितना आ रहा है? तो 16/63। यानी न्यूमरेटर को 60% से बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को 40% से बढ़ा दिया, तो परिणामी भिन्न हमारे इसके करीब में आ गया। हमने कहा 100 से हमारा 100 खत्म हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 16 से हमारा 16 खत्म हो जाएगा, 7 से हमारा 2 बार में, 7 से हमारा 9 बार में, ये 2 हमारा वहाँ चला जाएगा, तो x/y का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 2/9। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 2/9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बूझे? तो ऐसा सवाल हम शुरू में करवाए थे, पहली क्लास में ही यहाँ पे, ठीक है।
आ जाओ, अब यहाँ पर सेम एक और ऐसा क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में इतना की वृद्धि की जाए, हर में इतना की कमी की जाए। तो ये सवाल हम आपके लिए दे रहे हैं पीजीडब्ल्यू के नाम पे कि होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग इसे बनाएंगे। यदि हर एक सवाल को हम ही बनाने लगे तो फिर आप मेरी क्लास में क्या सीखोगे? फिर आपने तो कलम चलाया ही नहीं, और जब आपने कलम नहीं चलाया तो आपने सीखा क्या? कुछ भी नहीं यहाँ पे। समझ गए? तो आपको खुद से सवाल बनाना है। आइए चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है अगला सवाल हमारा क्या कहा गया है, एमटीएस का बड़ा प्यारा सा सवाल। एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़के और 60% लड़कियां ने परीक्षा पास किया है, तो कुल छात्रों में असफल छात्रों का जो प्रतिशत है वो कितना होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 800 बॉयज एंड 600 गर्ल्स। अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ हमारे कितने हैं? तो 800 हैं। और यदि हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं? तो 600 लड़कियां हैं। ठीक है, 40% लड़के और 60% लड़कियां पास होती हैं। लड़कों में दो तरह के लड़के होंगे, एक पास करने वाले और एक फेल करने वाले। लड़कियों में दो तरह की जनसंख्या होगी, एक पास करने वाला और एक फेल करने वाला। तो कहा गया 40% लड़के क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। ठीक है, और लड़कियों में 60% लड़कियां क्या हो जाती हैं? तो पास हो जाती हैं। क्वेश्चन में कहा गया द परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट फ्रॉम टोटल स्टूडेंट इज। फेल करने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है? तो इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा? फेल करने वालों की संख्या। लोगों की गलती क्या होती है वो मेरे भाई, पहले क्या करते हैं, इसका पास निकालते हैं और फिर उसमें से पास को माइनस करते हैं तो फेल निकालते हैं। क्यों करनी भाई ऐसी गलती यार? तुम पास निकाल कर माइनस करोगे तभी फेल आएगा, क्या फेल डायरेक्ट नहीं आ सकता है? बताओ, यहाँ पे आ सकता है डायरेक्ट। तो आप यहाँ बोलोगे अगर 40% बच्चे पास कर रहे हैं तो 60% बच्चे फेल करेंगे। परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, तो 60 का 8 गुना यानी 8 6 48, तो 480 यहाँ पर फेल होंगे। ठीक है, 8 इंटू 6 48 हो जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, परसेंटेज दोनों जीरो को खत्म करेगा। उसी तरीके से अगर 60% लड़कियां पास है तो 40% लड़कियां फेल हैं। परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 40 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 240। तो बोला गया फेल करने वाले बच्चों की संख्या कितनी परसेंट है? 480 और 240 कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, कितना हो जाएगा? 720 बच्चों ने फेल किया। और कितने बच्चों के ऊपर में? तो बोलोगे 800 और 600 1400 ऊपर में। तो यहाँ 720 बच्चों ने फेल किया है 1400 बच्चों में, यानी इंटू कितना हो जाएगा? तो 100%। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म है। 14 से अगर हम बात करेंगे, 14 का 5 गुना 70 हो जाएगा। 20 हो गया, 14 का 1 गुना 14 हो जाएगा। 51 से कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, तो बाकी दशमलव के एंड तक उतना जाना ही नहीं है। 14 से काटेंगे 51 बार में कटेगा, 51 से एक ही ऑप्शन निकला। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पे। तो ऐसे ही ये सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारा बन रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो 155 से करने हैं और 193 तक चलना है। मतलब आप मान के चलो तो आपकी 3 क्लास और लगेगी और 3 क्लास में अगले आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। परसेंटेज को मैं बहुत डेप्थ लेवल तक आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, ये आपको पता ही हो गया होगा अभी तक देख के। ठीक है, कि किस डेप्थ लेवल तक हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और बढ़िया तरीके से हम लोग जो है ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो नीतीश कहते हैं सर मैंने कोर्स में अभी लिया हुआ है और मैंने अभी भी कोई भी लाइव स्टार्ट नहीं शुरू की है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम है, आप क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले क्लास नंबर 1 देखिए, फिर क्लास नंबर 2 देखिए, फिर क्लास नंबर 3 देखिए, ऐसे करके बीच में देखेंगे नीतीश जी तो समझ में नहीं आएगा। कभी भी ये मैटर नहीं करता आपने शुरुआत कैसे की या कब की, मैटर ये करता आपका अंत कब रहा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस सफ़र को एंजॉय करिए। आपने जब बैच लिया है तो उसको कंसिस्टेंस होकर पढ़िए। क्या पता किसी बच्चे ने पहले पहले दिन ही बैच ले लिया हो, या मैंने जब स्टार्ट नहीं किया हो, जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ हो तभी ले लिया हो, लेकिन 4 दिन के बाद वो क्लास में आया ही नहीं, रेगुलर ही नहीं रहा, कभी घूमने चला गया, कभी इंस्टा पे रह रहा है, कभी रील देख रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, तो सिलेक्शन उसका थोड़ी होगा मेरे भाई। 1 महीने बाद भी किसी ने बैच लिया लेकिन वो कंसिस्टेंट होकर मेरी सारी वीडियो देख रहा है, हर चीज़ को फॉलो कर रहा है, कंसेप्ट सीख रहा है, जो मैं शीट देता हूँ उसे लगाता है, किताबों को सॉल्व करता है, तो मेरे भाई सिलेक्शन उस बच्चे का होगा यहाँ पे। तो यही बात है, यदि सिलेक्शन लेना है तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, तो बढ़िया तरीके से जितना हमने कराया उसको रिवाइज करिएगा, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे अच्छे से। तसल्ली से मैं सारे टाइम आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, दोनों टाइम पे, एक टाइम पे सिंप्लीफिकेशन, एक टाइम पे परसेंटेज। सिलेबस की जल्दी होने की चिंता मत करें, वो हो जाएगा कंप्लीट। इंपॉर्टेंट ये है अच्छे से होना ज़रूरी है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू ही की है, तो शुरू की है तो हर सब्जेक्ट के ऊपर में फोकस करिए आप लोग। मैथ्स में भी रखिए, इंग्लिश में भी रखिए, रीजनिंग में भी रखिए, जीएस में भी रखिए। एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अग्रसर मत हो जाइए। और शुरू में अगर चारों सब्जेक्ट लेके नहीं चल सकते हैं तो कम से कम 3 सब्जेक्ट तो लेके चलिए ही चलिए। जैसे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है तीनों बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जा रहे हैं तो जीएस उठाइए, और नहीं होते हैं तो सिर्फ इन्हीं तीनों को जो है अगले 2-3 महीने तक पढ़िए, और फिर बाद में जीएस करिएगा। ठीक है, जिन बच्चों का सीजीएल का पेपर है, ध्यान रखिए अक्टूबर में आप लोगों का पेपर है, तो बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है। और ये भी नहीं कहते कि बहुत कम समय है, लेकिन एक पर्याप्त समय है। तो इस पर्याप्त समय को सही तरीके से भुनाना है। डेली अगर जितना पढ़ा रहे हैं आप उसे रिवाइज करोगे, डेली जितना पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करोगे, डेली वोकैबलरी को याद करोगे, डेली करंट अफेयर को पढ़ोगे, तो अक्टूबर वाले पेपर में आराम से प्री आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो आपका मेंस का समय मिलेगा तो उसमें बढ़िया से तैयारी करोगे तो मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। रिवीजन थोड़ा सा आपको करना है, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, तो बस आप वो काम करिए और उसके बाद स्कोर आपका बेहतर होता चला जाएगा। यकीन मानिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और इतना अच्छा खासा एसएससी ने समय दिया है तो उसका फ़ायदा उठाइए। टफ कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, जो आप जैसे सीखेंगे आपको वैसे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया से फ़ायदा उठाइए और दिन लाख थोड़ा एक करिए यार। यहाँ पे जो समय है वो हर किसी के लिए कम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मेरे भाई आप ही वो व्यक्ति हो जिसके लिए समय कम बढ़ रहा है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। भगवान हर किसी के खाते में 24 घंटे डालते हैं। बिल गेट्स ने उसको कैसे यूटिलाइज किया, टाटा ने उसको कैसे किया, आपने कैसे किया, मैंने कैसे किया, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बैठ के रील देखते रहोगे और फिर बोलोगे अरे यार सरकार तो वैकेंसी नहीं देती है, 8,000 वैकेंसी दी है सीजीएल में, कौन सा ज़्यादा दे दी, अगली बार देखेंगे यहाँ पे पता नहीं मेरा होगा कि नहीं। यार तुमको 8 लाख भी देते तो कौन सा तुम्हारा होना है। पहले अपनी तैयारी को करो ना, सीट तो एक को लेके जाओगे ना, 8,000 थोड़ी लेके जाओगे यार। तो तुमको एक सीट के लिए फाइट करना है, अपने 8,000 वैकेंसी से तुमको क्या मतलब है, 10,000 वैकेंसी से क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो सरकार से नाराजगी एक अलग बात होती है, लेकिन उस बात को मान के बैठ जाना कि नहीं यार बहुत वैकेंसी कम है, मेरा तो होगा ही नहीं, वो सबसे बड़ी गलती है। पीछे वाले तैयारी करके सीट लेके चले जाएंगे, तुम बैठ के मुंह देखते रहना, बस वाली बात है। ठीक है, तो व्यंग और डिबेट वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके हार मान लेना वो गलत है। ठीक है, आप लोग हर कुछ कर सकते हैं, शुरू से करिए, कोशिश करिए टाइपिंग भी अगर स्टार्ट कर पाएँ हर दूसरे तीसरे दिन के बाद से तो और ज़्यादा बेहतर कहानी है। कम से कम मिनिमम 10 घंटे की तो सेल्फ स्टडी निकालो ही निकालो। अगर दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो तो, बैकग्राउंड स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं है तो, बीटेक फील्ड नहीं है, कि टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, चीज़ें कम समझ में आती हैं तो अपने घंटे बढ़ाओ। लेकिन अगर चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आती है तो 10 घंटे तक की स्टडी बहुत काफ़ी है। लेकिन उस 10 घंटे में हर एक सब्जेक्ट के ऊपर में फोकस करना ज़रूरी है। तो इतना ध्यान रखिए, आप लोग सभी होनहार हैं, मुझे पता है। होनहार है तभी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे हैं भी। ठीक है, तभी हमारे साथ जुड़े भी हैं। आपके अंदर कुछ करने की जज्बा है तभी तो उस लाखों भीड़ से यूट्यूब से निकल के यहाँ पर आए हैं कि नहीं यार हमें जो है पढ़ना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तभी हमने आपने बैच लिया है, तभी आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया, तभी हम 1.5 घंटे पढ़ाते हैं, एकदम लगातार एक सांस में पढ़ाते हैं। आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, ना हम बकैती काटते हैं, ना आप वहाँ से माहौल में जीते हैं। ठीक है, कितना अच्छा लगता है, हर कोई अपना अपना कमेंट करता है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और सबको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ते हैं। माहौल एक अच्छा सा हमने बना रखा है, बस यही काम करना है। तो आप भी पढ़ने वाले हैं, हम भी आपके लिए अग्रसर हैं, तभी इतने तेजी से मेहनत हो पा रही है और आप सीख पा रहे हैं। बस गणित को धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। विश्वास अपना करते रहिए बढ़िया से और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में बढ़िया तरीके से, तब तक रिवाइज करिएगा। आज के लिए दोस्त इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।